आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के जो कि बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है मैट्रिक का, बस 20 दिन टाइम बच गया उसमें। उसके लिए हमने बायोलॉजी के काफी वीवीआई क्वेश्चंस को आप लोगों को दिया है, और जिनको ये पीडीएफ नहीं मिला है वो हमारे नंबर पर मैसेज करेंगे, उनको हम पीडीएफ दे देंगे। जिनको ये पीडीएफ मिल गया है वो लोग पीडीएफ आगे रख लेंगे, और हम एक एक आंसर कराते जाएंगे, और वो लोग अपने क्वेश्चन पे यानी पीडीएफ पे टिक लगाते जाएंगे। और ये सभी क्वेश्चन बायोलॉजी के बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं आएगा, ये एक गारंटी है। ठीक, 30 क्वेश्चन ही बायोलॉजी से लगभग आएंगे, तो 30 तो आराम से इसमें से आ जाएंगे। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को एक बार परीक्षा देने से पहले अच्छे से याद करके जाएंगे। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, मतलब स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या होना आवश्यक है। तो सूर्य का प्रकाश होना आवश्यक है, क्लोरोफिल होना भी आवश्यक है, और कार्बन डाइऑक्साइड होना भी आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि सभी। थोड़ा सा साइज को रुक जाइए, एक मिनट। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा सभी। इसका आंसर सभी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि आरबीसी आरबीसी का जीवन अवधि, मतलब आरबीसी की जीवन अवधि यानी कि कितने दिनों तक आरबीसी जीवित रह सकता है। तो इसमें जीवन अवधि बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन। रेड ब्लड सेल, आरबीसी का पूरा नाम भी पूछ सकता है कि क्या है, तो रेड ब्लड सेल। एक क्वेश्चन और इसमें आपको पूछ लेगा यहीं पे, खून लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। तो सभी क्वेश्चन याद रखना है, क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए। तीसरा है कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है, मतलब श्वसन के क्रिया के दौरान अंतिम उत्पाद यानी कि अंतिम रूप से क्या प्राप्त होता है, तो अंतिम रूप से हमको प्राप्त होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये सभी प्राप्त होता है, ये सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में है कि मैग्नीशिया मैग्नीशियम है, यहाँ पे यम होगा, यहाँ पे म होगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। ही मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिका। आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल, उसी को हिंदी में कहेंगे तो लाल रक्त कणिका। तो वही इसका यानी यहाँ मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम किसमें पाया जाता है, तो आरबीसी में पाया जाता है। ठीक, आगे है 5 नंबर कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। कोष्ठ को चेम्बर भी कहीं कहीं लिखता है कि मानव हृदय में कितने चेम्बर होते हैं, चेम्बर कहे या कोष्ठ कहे, बस आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर इसका 4 होगा, मतलब 4 ठो कोष्ठ होते हैं और 4 ठो चेम्बर होते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है कि दांत की सबसे ऊपरी परत, दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल कहलाती है। क्या कहलाती है? इनामेल। एकदम इस सबको याद करके जाना है आप लोगों को, एकदम आसान होता है ये सब क्वेश्चन, और यही सब आसान क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होगी? इनामेल। ठीक, आगे है 7 नंबर में कि प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया, द माइक्रोग्राफिया किसने लिखी, मतलब इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इस पुस्तक के लेखक है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने यह पुस्तक लिखा था, यानी ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक, आगे है 8 नंबर में कि कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, मतलब बताना है आपको कि श्वसन तंत्र से संबंधित कौन है। तो डायरिया तो संबंधित नहीं है, ये हो जाएगा गलत। निमोनिया, निमोनिया देखिए, निमोनिया में सांस फूलने लगता है। निमोनिया देखिए अगर बच्चों को होता है, बच्चों को सांस इसमें फूलने लगता है, तो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन हुआ, तो इसका हो जाएगा सही आंसर बी ऑप्शन, निमोनिया। मलेरिया भी नहीं है, क्योंकि ये तो बुखार टाइप का हो जाता है। मधुमेह भी, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा निमोनिया। आगे है 9 नंबर, ऑक्सीजन का वाहक कौन है, मतलब शरीर में ऑक्सीजन कौन ले जाता है, कहने का इसका मतलब यही है। तो शरीर में जब हम सांस लेते हैं तो खून के द्वारा ऑक्सीजन चारों तरफ पहुंचता है, यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल, इसके द्वारा ही ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचता है। ठीक ना। आगे है 10 में, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है, मतलब मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग कौन है इसमें से, तो इसमें से अवशोषी अंग हो जाएगा आपको अपेंडिक्स। अपेंडिक्स एक अवशोषी अवशोषी अंग होता है, और हमारे शरीर में 100 से भी अधिक अवशोषी अंग हैं। ठीक, आगे है 11 नंबर कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है। एकदम वीवीआई सबको समझ लीजिए कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। क्या होता है? एनीमिया। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। 12 नंबर में है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, नहीं होता है कहिए, या नहीं बनता है, तो हाथी। हाथी तो इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि हाथी तो खून लाल ही होता है, तो हीमोग्लोबिन इसमें पाएगा ही। मनुष्य में भी खून लाल होता है, ये भी हो जाएगा। पंछी का भी खून लाल होता है। मक्खी का खून देखिएगा लाल नहीं होता है, लाल नहीं होता है, यानी इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मक्खी। आगे है 12 नंबर की रक्त क्या है। रक्त, रक्त यहाँ पे दिया है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक। यहाँ पे इस पेज में इसका ऑप्शन है, दिखा दे रहे हैं हम आपको। ऑप्शन यहाँ पे है कोशिका उत्तक पदार्थ, तो इसमें से आंसर हो जाएगा आपको उत्तक, और उत्तक में भी तरल संयोजी उत्तक करेंगे आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन में है
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि 14 नंबर में दिया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। क्या होती है? यकृत। यकृत को इंग्लिश में लीवर कहते हैं, लीवर। ठीक, याद रखिएगा, एल से लीवर हो जाएगा, LIVER। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत या लीवर, कुछ भी ऑप्शन में दे सकता है, तो आप यकृत करिएगा, आंसर सही होगा। आगे है 15 नंबर। 15 नंबर में है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पित्त रस जो है ना, यकृत से ही स्रावित होता है। कहाँ से? यकृत। तो इसका भी आंसर हो जाएगा यकृत। पित्त रस कहाँ से स्रावित होगा? तो यकृत। आगे 16 नंबर में है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग, मतलब मानव का आहार नाल जो होता है उसका सबसे लंबा भाग कौन है? तो छोटी आंत। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये सब पूछ चुका है, तो ये भी पूछने के चांस इसके बनते हैं कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन हो जाएगा? छोटी आंत। ठीक, आगे है 17 नंबर में कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका, शरीर की यानी मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। 18 नंबर में दिया है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहक ऊतक है, मतलब निम्न में कौन सा संवहक ऊतक है। तो अपेंडिक्स तो संवहक ऊतक होगा नहीं, फ्लोएम, फ्लोएम सही हो सकता है, और यहाँ जाइलम है, तो ये दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ई, बी तथा सी दोनों, बी तथा सी दोनों। आगे है 19 नंबर में कि वह कौन सा प्रक्रम है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, श्वसन। श्वसन के द्वारा ही ऊर्जा का निर्माण होता है। शुरू में भी एक क्वेश्चन था कि श्वसन का अंतिम रूप से क्या क्या बनता है, तो उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है कि वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन। श्वसन के दौरान शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। सांस नहीं लेंगे तो ऊर्जा नहीं बनेगा और हम लोग मर जाएंगे। ठीक, आगे है 20 नंबर। मानव शरीर में यूरिया की सामान्य मात्रा, मानव शरीर में यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है। तो 20 mm, 20 mm। इसमें अगर 20 ऑप्शन में ना रहे तो ऑप्शन में अगर 10 से 20 रहे, मतलब ये 10 से 20 तक होता है, तो 20 है तो 20 क्लियर ही आंसर, इसको मार के हम आगे बढ़ जाएंगे। आगे है 21 में, 21 नंबर यहाँ पे है कि रच्छी कोशिकाएं, रच्छी कोशिकाएं पाई जाती है, मतलब रच्छी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है। तो रच्छी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है, रच्छी कोशिकाएं पत्तियों में पाई जाती है। 22 नंबर में है, वाष्पोत्सर्जन कैसी अभिक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन कैसी अभिक्रिया है, तो एक भौतिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? भौतिक अभिक्रिया। केमिस्ट्री में आप लोगों को पढ़ना है कि भौतिक अभिक्रिया क्या है और रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो वहां पे आप लोग देखे होंगे। आगे है यहाँ पे 23 नंबर में, 23 में है कि श्वसन क्रिया के दौरान कितने परसेंट ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है, मतलब सांस लेने के दौरान कितना परसेंट ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20%। कितना परसेंट? 20% ऊर्जा। आगे है 24 नंबर में कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिएगा कि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है। तो कोशिका झिल्ली अर्ध पारगम में होती है। कैसी? अर्ध पारगम में, मतलब हल्का आर पार दिखेगा, यानी कि अर्ध पारगम में होती है। ठीक, 25 नंबर में है कि अस्टोमाटा पौधों के किस भाग में पाया जाता है। तो अस्टोमाटा पौधों के पत्तियों में पाया जाता है, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा कि अस्टोमाटा पौधों के पत्तियों में पाया जाता है। 26 में है कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। तो पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। 28 नंबर में है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। मतलब जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां आमाशय में पाई जाती है। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाएगी। तो आमाशय, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक, आगे है 28 नंबर में कि दही के जमने में, दही के जमने में निम्न में से कौन सी क्रिया होती है। मतलब दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। तो किण्वन, इसका आंसर हो जाएगा किण्वन। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सी लिख दिया है, तो आप लोग को समझ जाना है कि किण्वन सी यहीं पे है, यानी कि इसका आंसर होगा किण्वन। ठीक, किण्वन इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है 29 नंबर में कि किसके द्वारा अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण होता है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है। तो कुटपाद द्वारा। किसके द्वारा? कुटपाद द्वारा। आगे है 30 नंबर, 30 में है कि मानव हृदय का औसत पराकुंचन दाब, औसत पराकुंचन दाब कितना होता है। ये पराकुंचन कह रहा है, तो औसत पराकुंचन दाब होता है 120 mmHg, 120 mmHg। आगे जाइएगा तो एक और दाब पूछेगा, आगे इसी में क्वेश्चन है, आप लोग को हम दिखा देंगे। आगे चलिए 31 नंबर, इसको याद रखिएगा कि 120 mmHg होता है औसत प्रकुंचन दाब मानव हृदय का। ठीक, आगे है 31 नंबर में कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पाचन ऑक्सीकरण,
अगर ऑक्सीकरण ऑप्शन में ना रहेगा तो हम आंसर करेंगे उपचयन, लेकिन अभी ऑप्शन में है ऑक्सीकरण, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, यानी भोजन का पाचन ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 32 नंबर क्वेश्चन में है कि शरीर में भोजन का पाचन, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया कि शरीर में भोजन का पाचन, और यहाँ पे भी है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वहां पे हम बोले थे कि ऑक्सीकरण नहीं रहेगा तो उपचयन हो जाएगा, तो इसमें देखिए ऑक्सीकरण नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उपचयन, इसका आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। 33 नंबर में है, 33 नंबर यहाँ पे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, ये क्वेश्चन पहले भी आया था तो हम वहाँ पे यकृत बताए थे और बोले थे कि यकृत ऑप्शन में ना रहेगा तो लीवर करेंगे, क्योंकि यकृत को ही लीवर बोला जाता है। यहीं पे सेम वही चीज आ गया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, तो यकृत या लीवर, यकृत या लीवर। आगे चलते हैं, 34 नंबर में है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है। तो अभी पीछे क्वेश्चन था कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है, तो कुटपाद द्वारा। तो फिर यहाँ पे भी एक क्वेश्चन पूछ दिया है कि कुटपाद किसमें पाया जाता है, तो अमीबा में। मतलब क्वेश्चन को सिर्फ घुमा रहा है, क्वेश्चन को घुमा रहा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा अमीबा। ठीक, आगे है 35 नंबर में, 35 में है कि रक्त का कौन सा अवयव, रक्त का कौन सा अवयव से घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को, मतलब जो खून बहता है मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है, मतलब कि रक्त का थक्का बना देता है, यानी कि खून जमा देता है वहीं पे, मतलब खून बाहरी नहीं निकलने देता है, निम्न में से कौन। तो इसका आंसर होगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है ना, खून को थक्का बना देता है, तो प्लेटलेट्स का शरीर में होना काफी जरूरी है। ठीक, आगे है 36 नंबर, 36, कि हृदय से रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है, मतलब किसके द्वारा पंप किया जाता है, पंप यानी कि ढकेलना, जो खून होता है ना पूरे शरीर में आखिर कैसे जाता है, तो इसका आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर होगा नीलय द्वारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा नीलय। सी ऑप्शन यहाँ पे है, तो सी वही यहाँ पे सी है, सी ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीलय द्वारा, इसके द्वारा नीलय द्वारा। आगे है 37 नंबर में कि निम्न में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। कोशिका का पावर हाउस नहीं कह रहा है, पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कह रहा है। ऊर्जा मुद्रा के नाम से किसे जाना जाता है, तो ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है एटीपी को। किसको, एटीपी को। एटीपी को क्या जाना जाता है, ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये वो क्वेश्चन नहीं है, ध्यान दीजिएगा। आगे है 38 नंबर, 38 नंबर में है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंडर माइक्रोस्कोप पे देखा जाता है। स्लाइड को देखना मतलब जैसे जूम हो गया, जूम हो गया, जूम इन हो गया, तो वही कह रहा है कि कैसे देखा जाता है। तो इसका, रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा सा, कितने पे कम से कम देखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 10x पे। कितने पे, 10x पे। 1 मिनट और रुकिए, हाँ 10x पे देखा जाता है इसको, सर्वप्रथम 10x पे देखा जाता है। ठीक, आगे है 39 नंबर कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, तो जल का वहन, जाइलम जल का वहन, जाइलम ले जाता है जल को, जाइलम किसको ले जाता है, जल को, जौ से जाइलम, जौ से जल, ये याद रखिएगा कि पादप में जल कौन ले जाता है, जाइलम। फ्लोएम भोजन भोजन को ले जाता है, तो जाइलम याद रखिएगा, फ्लोएम अपने आप याद हो जाएगा। आगे है 40 नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन में है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। पीत रस यकृत से स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, यकृत से। पीत रस यकृत से स्रावित होता है, यकृत को ही लीवर बोला जाता है, तो या तो यकृत नहीं तो लीवर। ठीक, आगे है 41 नंबर कि रुधिर का कौन सा अवयव, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। तभी सेम यही क्वेश्चन आया था पीछे की ओर की खून के जमाव को कौन करता है, तो प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स, इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। आगे है 42 नंबर में, 42 में की सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब, सामान्य अनुशिथिलन रक्तदाब, पीछे था प्रकुचन दाब। एक क्वेश्चन हम पीछे बोले थे जो कि 120 था, वो हमने आपको बोला था कि आगे दूसरा भी आएगा इसी का दाब से रिलेटेड, तो वहां पे था क्या था कि वहां पे था प्रकुचन और यहाँ पे है अनुशिथिलन, वहां पे था पराकुचन और यहाँ पे है अनुशिथिलन। तो अनुशिथिलन रक्तदाब आपको होता है 80 mm, कितना होता है, 80। अब कहेगा पराकुचन तो 120, 120, तो ये याद रखिएगा। आगे है 43 नंबर कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है, तो कवक में मृत जीवी पाई जाती है। कवक में कौन सी पाई जाएगी, मृत जीवी, तो ये सब आंसर हो जाएंगे गलत, आंसर हो जाएगा कौन, मृत जीवी। आगे है 44 नंबर कि मानव हृदय में पाए जाते हैं, मतलब मानव हृदय में कितने पाए जाते हैं, वो दिया है बेसम। बेसम हमने पीछे भी आपको बताया था कि बेसम को आपको बोल सकता है चेम्बर, चेम्बर या कोष्टक।
कोष्टक, चेम्बर या बेसम सब एक ही चीज है। तो इसमें कह रहा है कितने बेसम पाए जाते हैं, तो चार। कितने, चार। हमने आपको पीछे ही बताया था कि चार कोष्टक पाए जाते हैं, वहीं यहाँ पे बेसम कह रहा है, तो बेसम भी कितने हो जाएंगे, चार। ये वाला नहीं होगा, इसको हम हटा दे रहे हैं, दो नहीं चार। इसका आंसर क्या आ जाएगा, चार बेसम पाए जाते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन में है कि किसकी उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है। तो हमने पीछे भी आपको बताया था कि खून का रंग लाल क्यों होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन में है हीमोग्लोबिन। आगे है 46 नंबर कि सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे कैसे होते हैं, तो सभी हरे पौधे स्वकोषी होते हैं। कैसे, तो स्वकोषी, सभी हरे पौधे स्वकोषी होते हैं। आगे है 47 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, मतलब प्रकाश संश्लेषण यहाँ से दिखेगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। तो प्रकाश संश्लेषण जंतु में थोड़े होता है, जंतु में नहीं हो जाएगा, कवक में भी गलत हो जाएगा, अमीबा भी गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है, तो कोई नहीं। यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए था पेड़ पौधे। क्या होना चाहिए था, पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषण पेड़ पौधों में होता है, इन सभी में नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। ठीक, आंसर लिखना होगा तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि पेड़ पौधों में, किसमें, पेड़ पौधों में। 48 है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किसके द्वारा, मतलब किस माध्यम से या कैसे होता है, तो वो होता है सुक्रोज के रूप में। कैसे होता है, सुक्रोज के रूप में। फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक, आगे है 49 नंबर की तिलचट्टा। तिलचट्टा में, तिलचट्टा में कितने जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं, तो तिलचट्टा में जो है ना 100, 100 नहीं 10, 100 नहीं माफ कीजिएगा 100 बोला गया, 10 जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। तिलचट्टा में 10 जोड़ी श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। ठीक, आगे है 50 नंबर में कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, तो फूल का जो अंडाशय होता है ना, अंडाशय वाला भाग वही बदल जाता है फल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये 50 क्वेश्चन थे जो कि इस पहले पार्ट में आपको रहेंगे, पहले वीडियो में। वीडियो लंबा ना हो इसलिए छोटा छोटा वीडियो हम इसके दो तीन तीन पार्ट लाएंगे, तीनों में पूरा बायोलॉजी का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और ये पहला पार्ट था जिसमें 50 क्वेश्चन है। अगर आपको इतना सभी क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में 51 से हम शुरू करेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में।